गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको वर्गीकरण का आधार के कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा की। आज भी हम वर्गीकरण के आधारों पर ही आपसे चर्चा करेंगे। पहला बिंदु जिस पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, कोशिका की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ सेल। दूसरा है कोशिका शारीरिक संगठन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा सम्मिति के आधार पर। और आज हम जो चौथा बिंदु आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ सीलोम, देह गुहा के प्रकार। देखिए, देह गुहा कितने प्रकार की होती है उस पर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सीलोम पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सीलोम किस प्रकार की होती है, ठीक है। लेसन नंबर 4 नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। और आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण के हम 3 आधारों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर, सम्मिति के आधार पर और शारीरिक संगठन के आधार पर। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं देह गुहा के प्रकार के आधार पर, टाइप ऑफ सीलोम। ठीक है, टाइप ऑफ सीलोम पर हम आपसे चर्चा करेंगे। देह गुहा के प्रकार के आधार पर, देह गुहा के प्रकार के आधार पर। देखिए, देह गुहा के प्रकार के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं। तो इसको समझाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पर आपसे बात करते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि जनक जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक नर जनक और दूसरा कौन सा जनक होता है, मादा जनक होता है। नर के अंदर, ठीक है, मुख्य रूप से प्रमुख जननांग का नाम होता है वृषण। मादाओं में प्रमुख जननांग का नाम होता है अंडाशय। ठीक है, वृषण में शुक्र जनन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, शुक्राणु या नर युग्मक का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडजनन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। जब नर और मादा दोनों आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, अर्थात यहाँ पर निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। निषेचन की यानी कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो बनी हुई संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है। युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है। इस युग्मनज में फिर क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन होता है। और भ्रूणीय परिवर्धन में ये दूसरी स्टेज आती है निषेचन के बाद कि इसमें विदलन की क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, विदलन की प्रारंभ क्रिया होने के बाद यहाँ पर किसका निर्माण होता है, तूतकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तूतक के बाद किसका निर्माण होता है, ब्लास्टुला का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, या कोरक रंध्रों का क्या है, निर्माण होता है। कोरक गुहा का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोरक तूतक से कोरक गुहा के निर्माण को क्या कहते हैं, कोरक भवन या उसे ब्लास्टुलेशन की क्रिया कहते हैं। और ब्लास्टुलेशन की क्रिया के पश्चात क्या होता है, यहाँ पर 3 जनन स्तरों का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है।
एक्टोडर्म, ये 3 जनन स्तर यहाँ पर बन जाते हैं। मीजोडर्म और तीसरा स्तर कहलाता है एंडोडर्म के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर ब्लास्टुलेशन के बाद क्या होती है, पोषकोरक की जो कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार कोशिकाएं होती हैं, वो चपटी हो जाती है और आंतरिक कोशिकाओं का जो समूह होता है वो पृथक हो जाता है और यहाँ पर एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसे कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कैविटी के नाम से उसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सीलोम के बारे में, देह गुहा के प्रकार, क्योंकि यहाँ पर कई चीजें यहाँ पर आएंगी कि भाई कोरक गुहा मैं आपको बोलूंगा तो आपको समस्या आएगी। तो अब बात करते हैं देह गुहा के प्रकार के आधार पर। देखिए, जंतुओं के शरीर में उपस्थित जो गुहा होती है, जंतुओं के शरीर में उपस्थित जो गुहा होती है, जो मीजोडर्म के द्वारा क्या होती है, आश्रित होती है, मीजोडर्म के द्वारा घिरी हुई होती है, आवृत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, देह गुहा कहते हैं। देखिए, देह गुहा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। देह गुहा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली देह गुहा जो होती है वो है अगुह्य देह गुहा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसीलोमेट। क्या बोलते हैं, एसीलोमेट के नाम से जानते हैं। दूसरी है कूट गुह्य या कूट देह गुहा, जिसको बोलते हैं सीडोसीलोमेट के नाम से जाना जाता है, सीडोसीलोमेट के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो प्रकार की है उसे कहा जाता है अगुह्य, कूटगुह्य, और तीसरा प्रकार की होती है जिसे बोलते हैं वास्तविक देह गुहा। वास्तविक देह गुहा, इंग्लिश में इसे बोला जाता है यूसीलोमेट के नाम से जाना जाता है, यूसीलोमेट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगुह्य देह गुहा कौन सी होती है। ये अगुह्य देह गुहा है जिसका हम डायग्राम यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या है, देह भित्ति होती है, बॉडी वॉल होती है, ये संरचना हो गई देह भित्ति। ये इसके अंदर कहलाएगा गट, और यहाँ पर जो कोरक रंध्र होते हैं, ठीक है, ये देह गुहा होती है, वो पूर्ण रूप से किससे भरी हुई होती है, कोरक रंध्रों से पूर्ण रूप से क्या है, ढकी हुई होती है। परिभाषा क्या हुई अगुह्य देह गुहा की, कि वे जंतु जिनमें कोरक गुहा, वे जंतु जिनमें कोरक गुहा पूर्ण रूप से क्या है, भर दी जाती है या भरी हुई होती है, वे जंतु जिनमें कोरक गुहा पूर्ण रूप से भर दी जाती है या भरी हुई होती है, उसे अगुह्य देह गुहा कहा जाता है। इस प्रकार की देह गुहा जो होती है वो सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस संघ के जंतुओं में पाई जाती है। सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस संघ के जंतुओं में कौन सी देह गुहा पाई जाती है, अगुह्य देह गुहा पाई जाती है। वैसे अगर सीधी सी परिभाषा दें तो यहाँ पे देखो, ए का अर्थ होता है एब्सेंट, सीलोमेट का अर्थ होता है सीलोम, अर्थात वे जंतु जिनमें देह गुहा का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं, अगुह्य कहते हैं। वे जंतु जिनमें देह गुहा का अभाव होता है उसे अगुह्य देह गुहा कहते हैं। या हम कह सकते हैं वे जंतु जिनमें कोरक गुहा पूर्ण रूप से क्या होती है, ये कोरक गुहा होती है, वो पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। दूसरी है कूट देह गुहा। देखिए, कूट देह गुहा हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये तो हो गई बॉडी वॉल जिसको बोलते हैं देह भित्ति, ये वाली संरचना कहलाती है देह भित्ति, ये कहलाएगी गट आहार नाल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर भी मीजोड्रम का स्तर पाया जाता है। ठीक है, और कोरक रंध्र जो होता है, ठीक है, कोरक गुहा जो होती है वो पूरी तरह से मीजोड्रम के द्वारा आस्तरित नहीं होती है। ठीक है, मीजोड्रम जो पाया जाता है वो कहीं कहीं पर पाया जाता है। इस प्रकार की देह गुहा को कूटगुह्य देह गुहा कहा जाता है। कूटगुह्य देह गुहा किसे कहा जाता है, वे जंतु जिनमें कोरक गुहा पूरी तरीके से मीजोड्रम के द्वारा आस्तरित नहीं होती है, इनमें मीजोड्रम का जो स्तर होता है वो कहीं कहीं पर क्या है, पाया जाता है।
इस प्रकार की देह गुहा को कूटगुह्य देह गुहा कहा जाता है। कूटगुह्य देह गुहा एस्केहेलमिन्थेस संघ के जंतुओं के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एस्केहेलमिन्थेस संघ के जंतुओं में पाई जाती है। अब बात करते हैं वास्तविक देह गुहा के बारे में, जिसको कहा जाता है यूसिलोमेट। कौन सी? यूसिलोमेट देह गुहा के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, ये यूसिलोमेट प्रकार की देह गुहा होती है। ये तो हो गई देह गुहा, बॉडी वाल हो गई ये वाली संरचना तो, और ये क्या है? गट हो गई। और यहाँ पर इस तरीके से ये मीजोडर्म का स्तर क्या है? इनके अंदर संपूर्ण जो कोरक गुहा होती है उस पर वो मीजोडर्म के द्वारा क्या होती है? आश्रित होती है, घिरी हुई होती है। और इस प्रकार की देह गुहा कौन सी कहलाती है? वास्तविक देह गुहा कहलाती है। अर्थात वे जंतु जिनमें कोरक गुहा पूर्ण रूप से मीजोडर्म के द्वारा क्या होती है? आश्रित होती है। पूर्ण रूप से मीजोडर्म के द्वारा क्या होती है? आश्रित होती है। उसे वास्तविक देह गुहा या उसे यूसिलोमेट देह गुहा कहा जाता है। यूसिलोमेट प्रकार की देह गुहा किनमें पाई जाते हैं मैं आपको बता दूं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जंतुओं के अंदर क्या है? ये वास्तविक देह गुहा क्या है? पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा वर्गीकरण का चौथा आधार है, वो पूरा हुआ देह गुहा के प्रकार के आधार पर। ठीक है, ऐसे जंतु जिनमें देह गुहा क्या है? अनुपस्थित होते हैं, या ऐसे जंतु जिनमें कोरक गुहा पूर्ण रूप से क्या होती है? भर दी जाती है। ठीक है, अर्थात वहां पे मीजोडर्म का कोई स्तर नहीं होता है, वो कहलाती है एगुह्य। सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस संघ के जंतुओं में एगुह्य प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। कूटगुह्य देह प्रकार की, इस प्रकार की जो देह गुहा होती है उसमें कोरक गुहा पूर्ण रूप से मीजोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं होती है, बल्कि मीजोडर्म का स्तर होता है वो जगह जगह पर क्या है, या कहीं कहीं पर क्या है? पाया जाता है। वास्तविक देह गुहा ऐसी देह गुहा या वे जंतु जिनमें देह गुहा पूर्ण रूप से मीजोडर्म के द्वारा आश्रित होती है, इस प्रकार की देह गुहा को वास्तविक देह गुहा या यूसिलोमेट देह गुहा कहते हैं। यूसिलोमेट प्रकार की देह गुहा एनिलिडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है, मोलस्का संघ के जंतुओं में पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाई जाती है, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, इसी का ही आधार है वर्गीकरण का आधार, जिस पर हम बात करेंगे, और वो है पांचवा बिंदु। पांचवा बिंदु कौन सा है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, भ्रूणीय मुख एवं गुदा का निर्माण के आधार पर, भ्रूणीय मुख एवं गुदा के निर्माण के आधार पर, गुदा के निर्माण के आधार पर। ठीक है, भ्रूणीय मुख और गुदा के निर्माण के आधार पर हम बात करते हैं। देखो, ऐसे जंतु जिनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, ऐसे जंतुओं के समूह को कहते हैं बाइलेटेरिया। और बाइलेटेरिया जंतुओं के समूह को उनके भ्रूणीय परिवर्धन के समय, ठीक है, मुख के निर्माण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। या सीधे शब्दों में कहें कि द्विपार्श्व समिति पाई जाने वाले जंतुओं में भ्रूणीय परिवर्धन के समय मुख के निर्माण के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नंबर एक, प्रोटोइस्टोमिया, और दूसरा है ड्यूटीरियोइस्टोमिया। देखो, ये प्रोटोइस्टोमिया पर हम बात करते हैं। प्रोटोइस्टोमिया दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रोटोस प्लस इस्टोमिया। ठीक है, प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट और इस्टोमिया का अर्थ होता है माउथ। ऐसे जंतु जिनमें पहले किसका निर्माण होता है? फर्स्ट का मतलब पहले, माउथ का अर्थ होता है मुख।
ऐसे जंतु जिनमें पहले किसका निर्माण होता है, मुख का निर्माण होता है। और मुख का निर्माण किससे होता है, कोरक रंध्र से होता है, ब्लास्टोस्पोर से होता है। किससे होता है, ब्लास्टोस्पोर से होता है। तो वे जंतु जिनमें कोरक रंध्र से पहले किसका निर्माण होता है, मुख का निर्माण होता है, उसे प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। वे जंतु जिनमें कोरक रंध्र से या ब्लास्टोस्पोर से पहले किसका निर्माण होता है, मुख का निर्माण होता है, उसे प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। दूसरा है ड्यूटेरियोस्टोमिया। ठीक है, ऐसे जंतु जिनके अंदर कोरक रंध्र का निर्माण, ठीक है, कोरक रंध्र से गुदा का क्या होता है, निर्माण होता है। या वे जंतु जिनमें कोरक रंध्र से किसका निर्माण होता है, गुदा का निर्माण होता है, उसे ड्यूटेरियोस्टोमिया कहा जाता है। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में क्या है, ड्यूटेरियोस्टोमिया होता है, अर्थात उनमें पहले गुदा का निर्माण होता है, फिर मुख का निर्माण होता है। ठीक है, और प्रोटोस्टोमिया में पहले मुख का निर्माण होता है, फिर किसका निर्माण होता है, गुदा का निर्माण होता है। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में इस प्रकार से होता है। तो भ्रूणीय, मुख और गुदा के निर्माण के आधार पर जंतुओं को, खासतौर से बाइलेटरिया समूह के जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरियोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया जिसमें मैंने बताया ऐसे जंतु जिनमें कोरक रंध्र से पहले मुख का निर्माण होता है, उसे प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। ऐसे जंतु जिनमें कोरक रंध्र से पहले किसका निर्माण होता है, गुदा का निर्माण होता है, उसे ड्यूटेरियोस्टोमिया कहा जाता है। अगला पांचवा बिंदु है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जनन स्तरों के आधार पर। किसके आधार पर, जनन स्तरों के आधार पर। ये छठा बिंदु है हमारा, जर्मिनल लेयर्स के आधार पर, जनन स्तरों के आधार पर। अभी हमने आपको बताया कि निषेचन के बाद ये जो संरचना बनती है इसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज में विदलन होता है, विदलन से तूतक का निर्माण होता है, तूतक से ब्लास्टुला का निर्माण होता है, ब्लास्टुला के बाद यहाँ पर 3 जनन स्तरों का क्या होता है, निर्माण होता है। कितने जनन स्तरों का निर्माण होता है, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिसे हम गैस्टुला भवन या गैस्टुलेशन के नाम से उसे जाना जाता है। युग्मनज से 3 जनन स्तरों के निर्माण की क्रिया को गैस्टुला भवन कहते हैं। युग्मनज से 3 जनन स्तरों के निर्माण की क्रिया को, इस स्तर को एक्टोडर्म कहते हैं, इसको मीजोडर्म कहते हैं, इसको कौन सा डर्म कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, युग्मनज से एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के निर्माण की क्रिया को, अर्थात 3 जनन स्तरों के निर्माण की क्रिया को गैस्टुला भवन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जनन स्तरों के आधार पर जंतु जो होते हैं या जनन स्तरों की संख्या के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। जंतु कौन कौन से प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं द्विकोरकी, द्विकोरकी, और दूसरे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसे बोलते हैं त्रिकोरकी, त्रिकोरकी। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक के बारे में। ठीक है, देखिए ऐसे जंतु जिनमें, ठीक है, केवल युग्मनज से 2 जनन स्तरों का निर्माण होता है। कौन कौन से जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म का, और दूसरा कौन से स्तर का निर्माण होता है, एंडोडर्म का निर्माण होता है। वे जंतु जिनके युग्मनज से, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 ही जनन स्तरों का क्या होता है, निर्माण होता है। या वे जंतु जिनमें ब्लास्टुला से 2 जनन स्तरों का निर्माण हो, उसे द्विकोरकीय जंतु कहते हैं। कौन से जंतु कहते हैं, द्विकोरकी जंतु कहते हैं। जैसे पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा वर्ग के जो जंतु होते हैं, पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक देखिए ऐसे जंतु जिनमें युग्मनज से 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, ये बाह्य स्तर कहलाएगा एक्टोडर्म, ये कहलाएगा मीजोडर्म, और ये वाला स्तर कहलाएगा एंडोडर्म।
ठीक है। परिभाषा क्या हुई त्रिकोरे की वे जंतु जिनमें युग्मन स्थित 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है, उन्हें त्रिकोरकी जंतु कहते हैं। या वे जंतु जिनमें ब्लास्टुला से 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, उन्हें त्रिकोरकी जंतु कहा जाता है। कौन से जंतु कहा जाता है? त्रिकोरकी जंतु कहा जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघ के जंतु होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि वहां पर 3 जनन स्तरों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट है वर्गीकरण का नेक्स्ट आधार है, जिसे हम बात करेंगे बेसिस ऑफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, परिवर्धन के आधार पर। किसके आधार पर? परिवर्धन के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है। देखिए परिवर्धन के आधार पर बात करने जा रहे हैं। परिवर्धन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। परिवर्धन के आधार हम बताते हैं, कशेरुक जो जंतु होते हैं, उन कशेरुक जंतुओं का जब परिवर्धन होता है तो परिवर्धन के आधार पर ही उन जंतुओं को 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। तो कशेरुक जंतुओं को परिवर्धन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एमनियोटा, एमनियोटा, और दूसरा होता है अनएमनियोटा, अनएमनियोटा। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं मैं, एमनियोटा, और ये हो गया अनएमनियोटा, अनएमनियोटा। ठीक है। देखिए बात करते हैं एमनियोटा के बारे में। एमनियोटा क्या है? देखिए वे जंतु होते हैं जिनमें भ्रूणीय अपरिवर्धन के समय, वे जंतु जिनमें भ्रूणीय परिवर्धन के समय एमनियोन, ये एमनियोन बाह्य भ्रूणीय झिल्ली का क्या होता है? निर्माण होता है। वे जंतु जिनमें भ्रूणीय परिवर्धन के समय एमनियोन नामक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली का निर्माण होता है या बाह्य भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? एमनियोटा। एक बार फिर सुन लीजिए, वे जंतु जिनमें, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्धन के समय क्या पाई जाती है? एमनियोन नामक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है, उन्हें कहा जाता है एमनियोटा। ठीक है। और एमनियोटा किन किन के अंदर पाया जाता है? मैमल्स, एबीज और रेप्टिलिया वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है। अनएमनियोटा ऐसे जंतु जिनमें भ्रूणीय परिवर्धन के समय, भ्रूणीय परिवर्धन के समय एमनियोन नामक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली का निर्माण नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? अनएमनियोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनएमनियोटा कहा जाता है। तो आपने देखा कि परिवर्धन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एमनियोटा और अनएमनियोटा के अंदर क्या है? बांटा गया है। ठीक है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, अगला वर्गीकरण का आधार बात करते हैं नोटोकॉर्ड के आधार पर। किसके आधार पर? नोटोकॉर्ड के आधार पर। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें मीजोडर्म जो होती है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें मीजोडर्म से उत्पन्न क्या होती है? एक शलाका के आकार की संरचना पाई जाती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें मीजोडर्म से उत्पन्न शलाका के आकार की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। इस तरीके से शलाका यानी कि छड़ के आकार की संरचना पाई जाती है, और इस शलाका के आकार की जो संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है। नोटोकॉर्ड के आधार पर भी जंतुओं का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। इसलिए मैंने बोला कि कुछ जंतुओं में मीजोडर्म से उत्पन्न एक शलाकाकार, शलाकाकार का मतलब एक छड़ के आकार की संरचना पाई जाती है, और ये जो शलाका के आकार की संरचना होती है या छड़ के आकार की जो संरचना होती है, वो मध्य पृष्ठ भाग में क्या है? पाई जाती है। मध्य पृष्ठ भाग में ये क्या है? पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जो होती है उसे 2 समूहों में बांटा गया है। ठीक है।
नोटोकॉर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है नॉन कोर डेटा, नॉन कोर डेटा, और दूसरा होता है कोर डेटा। नॉन का अर्थ होता है एब्सेंट, कोर डेटा का अर्थ होता है मेरुरज्जु, अर्थात वे जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, वे जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, बैकबोन का अभाव होता है, कशेरुकदंड का अभाव होता है, या वे जंतु जो अपृष्ठवंशी होते हैं, एककशेरुक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कोर्डेटा कहते हैं। और कोर्डेटा वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, वर्टेबल कॉल्यूमन पाया जाता है, नोटोकॉर्ड जिनके अंदर पाई जाती है, मेरुदंड जिनके अंदर पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कोर्डेटा कहा जाता है। इसलिए जंतुओं को किसके आधार पर? नोटोकॉर्ड के आधार पर भी क्या है? बांटा गया है। देखिए हमारा इस लेसन नंबर 4 में पहला जो बिंदु है उस पर हमने आपसे चर्चा कर लिया, और पहला बिंदु पर जो हमने आपसे चर्चा किया उसका पहला पॉइंट था यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। और वर्गीकरण का जो आधार है उसमें हमने कई बिंदुओं पर आपसे चर्चा की। नंबर 1, कोशिका की संख्या के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। नंबर 2, समिति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। शारीरिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। देह गुहा के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। भ्रूणीय, मुख एवं गुदा के निर्माण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जनन स्तरों के आधार पर क्या है? वर्गीकरण किया गया है। परिवर्धन के आधार पर, भ्रूणीय परिवर्धन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। और नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी जंतुओं का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम नॉन कोर्डेटा या कोर्डेटा में से किसी एक भाग पर हम क्या करेंगे? आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।